हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मॉडिफाइड पल्स। हमने पिछले लेक्चर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था और मोनेरा तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि रैपिड रिवीजन कर रहे हैं हम इस चैप्टर की, तो कई चीज़ों की एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में नहीं दे पा रहा हूँ। तो आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा कम होता है इसमें। और 11th वाले बच्चों को अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए मैं आगे कंप्लीट वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, डिटेल वीडियो। और बाकी नीट वाले को इतनी ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में अगर हम देखें तो हमने पिछले में पढ़ा था कि जब कि प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, और ये प्राइमरीली एक्वाटिक होते हैं, मतलब इनके मेंबर जो होते हैं मेनली एक्वाटिक होते हैं। और इस किंगडम में अगर हम देखें तो इस किंगडम में हमें प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और फंजाई लाइक, हर तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। क्यों? कोई भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, बेशक वो प्लांट लाइक है और फंजाई लाइक है या फिर एनिमल लाइक है, तो उसे किंगडम प्रोटिस्टा में डाला गया। इसलिए सिर्फ किंगडम प्रोटिस्टा में आने के लिए सिर्फ क्राइटेरिया ही सिर्फ ये है, यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स होना चाहिए। तो इसलिए अपनी एनसीईआरटी कहती है कि बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम इज़ नॉट वेल डिफाइंड, मतलब इस किंगडम की बाउंड्री ठीक से डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इस किंगडम में आने के लिए सिर्फ यही कंडीशन होनी चाहिए। अब जब फिर इस हिसाब से जब इस किंगडम में ऑर्गेनिज्म आए तो कुछ प्लांट लाइक आए, कुछ फंजाई लाइक आए, तो कुछ एनिमल लाइक आए। इसलिए ये लाइन याद रखनी है आपको कि इस किंगडम की बाउंड्री वेल डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब प्रोटिस्टा को हम 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है क्राइजोफाइट्स, जिसके अंदर हम डायटम्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर पहला हो गया क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ। इसमें से जो शुरू की 3 है, अपनी एनसीईआरटी कहती है कि क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स है, ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। ठीक है, प्लांट जैसे प्रोटिस्ट है। ठीक है, ये इन्हें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट भी कहते हैं, ये होलोफिटिक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। होलोफिटिक का मतलब प्लांट लाइक न्यूट्रिशन, यानी ये फोटोसिंथेसिस वगैरह करेंगे, उन्हीं को बोलते हैं हम प्लांट लाइक न्यूट्रिशन या होलोफिटिक। तो होलोफिटिक प्रोटिस्ट या फाइटो प्लैंक्टन, फाइटो का मतलब प्लांट होता है, आपको पता है, प्लैंक्टन का मतलब जो वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद स्लाइम मोड जो है ये फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है, इन्हें हम सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। और जो प्रोटोजोआ है ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, इन्हें हम होलोजोइक प्रोटिस्ट या जू प्लैंक्टन कहते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ आप याद रख सकते हैं कि यूग्लिना जो है ना, यूग्लिना अभी आएगा आगे। ठीक है, ये एक्चुअली में ये दोनों के अंदर क्लासीफाई होता है, फाइटोप्लैंक्टन में भी और जू प्लैंक्टन में। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये फाइटोप्लैंक्टन के अंदर पढ़ाया गया है, क्योंकि यूग्लिना के अंदर प्लांट के भी कैरेक्टर होते हैं और एनिमल के भी कैरेक्टर होते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए दोनों के अंदर क्लासीफाई किए जाते हैं, बट अपनी एनसीईआरटी से फाइटोप्लैंक्टन के अंदर पढ़ाती है, यानी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर पढ़ाती है। तो सबसे पहला ग्रुप है इसका जो हमने पढ़ा, दैट इज़ क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स अगर हम देखें तो क्राइजोफाइट्स जो है इसके अंदर 2 ग्रुप आते हैं, एक डायटम्स आता है और एक डेसिमिट्स आता है। याद रखेंगे, क्राइजोफाइट्स में 2 ग्रुप हैं, एक डायटम्स है और दूसरा डेसिमिट्स है। डेसिमिट्स को हम गोल्डन एल्गी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, हैबिटेट एक्वेटिक है, सिंपल, ये मरीन एज वेल एज फ्रेश दोनों में मिलेंगे, लेकिन मरीन में ज़्यादा मिलेंगे। न्यूट्रिशन इसका ऑटोट्रॉफ है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपनी एनसीईआरटी कहती है कि मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, मतलब इसके ज़्यादातर मेंबर फोटोसिंथेटिक हैं। ये चीज़ याद रखनी है, सारे फोटोसिंथेटिक नहीं है, मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और डायटम्स जो होते हैं ना, ये चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन है, क्योंकि मरीन वाटर में रहते हैं, ओशियन में रहते हैं, और सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस ओशियन के अंदर डायटम्स करते हैं। इसलिए अपनी एनसीईआरटी कहती है कि डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। इसके बाद क्या है, डायटम्स जो होते हैं ना, इनकी सेल वॉल जो होती है, उसकी जो सेल वॉल होती है वो 2 थिन ओवरलैपिंग शेल होती है, 2 थिन ओवरलैपिंग शेल होती है, जो एक दूसरे में फिट हो जाती है, विच आर फिट टुगेदर लाइक ए सॉप बॉक्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि इसकी जो सेल वॉल है तो ये कुछ इस टाइप की होगी, ऐसे, तो ये सॉप बॉक्स जैसी इसकी सेल वॉल ऐसे होगी। ठीक है, तो ये सॉप बॉक्स जैसी होगी। ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। ठीक है,
और एक दूसरे में फिट हो गई हैं, तो ये सॉफ्ट बॉक्स लाइक सेल वॉल, ठीक है, याद रखिएगा। और इनकी सेल वॉल जो होती है वो सिलिका से बनी होती है, और सिलिका जो होता है वो इंडेस्ट्रक्टिबल होता है। इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब ये डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते। तो होता क्या है, डायटम जब भी मरते हैं तो ये क्या करते हैं, ये तो मर जाएंगे बट इनकी जो सेल वॉल है वो उसी जगह पे रह जाते हैं, उन्हीं के हैबिटेट में रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडेस्ट्रक्टिबल है। तो डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। तो अपने हैबिटेट में ये क्या कर गए, सेल वॉल छोड़ जाते हैं, ठीक है। और ये देखो इनको आए हुए कितना टाइम हो गया, बिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए, कुछ बिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए। तो अब बिलियंस ऑफ ईयर से इनकी सेल वॉल का एक जगह पे इनके हैबिटेट में एक्यूमुलेशन होता जा रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बड़े बड़े से पत्थर से बन जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं। यानी ये जो एक्यूमुलेशन हो जाता है इनकी सेल वॉल का, ठीक है, इनके हैबिटेट में, जो कि बिलियंस ऑफ ईयर से हो रहा है, और बड़े बड़े से पत्थर बन जाते हैं जिन्हें हम डायटोमेशियस अर्थ, या फिर इसे डायटोमाइट, एटोमाइट, या फिर इसे केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में कीजलगढ़ भी बोला गया, कीजलगढ़ भी बोला गया, ठीक है। तो फिलहाल अपनी यहाँ पे तो अपनी एनसीईआरटी ने इसमें डायटोमेशियस अर्थ बोला है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद डायटम्स आर द पैसिवली फ्लोट इन वाटर करंट, ये याद रखेंगे। पैसिवली फ्लोट का मतलब क्या है कि देखो डायटम्स है, इनके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसके हेल्प से ये खुद मूव कर सकते हैं, खुद मूव नहीं कर पाते, है ना तो इनके पास ऐसा कोई फ्लैजिला है, ना कोई सीलिया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। ये क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये डायटम्स है, तो जब वाटर फ्लो करेगा ना तो ये भी फ्लो करेंगे। तो वाटर अपने एफर्ट से मूव नहीं करते, जो अपने एफर्ट से मूव नहीं करते उसे हम बोलते हैं पैसिवली फ्लोट, ठीक है। अगर मान लो इनके पास क्या होता, मान लेते हैं कि इनके पास फ्लैजिला होता और ये इस फ्लैजिला की हेल्प से अपने एफर्ट से मूव करते, तो मैं इसे एक्टिवली फ्लोट बोलता, ठीक है। तो ये याद रखना है, डायटम्स आर पैसिवली फ्लोट इन वाटर करंट। अच्छा, डायटम्स की जो सेल वॉल होती है ना वो ग्रिटी नेचर की होती है और पोरस होता है। तो इसका डायटम्स की सेल वॉल का यूज़ किस में होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में, है ना, क्योंकि सेल वॉल में जैसे सेल वॉल है ना, तो सेल वॉल में ऐसे पोरस होंगे, तो जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में इसकी सेल वॉल को यूज़ किया जाता है। यूज़ एज ए पॉलिशिंग मटेरियल के लिए भी यूज़ किया जाता है ड्यू टू ग्रीटी नेचर, है ना, क्योंकि थोड़ा रफ नेचर होता है, तो जिसकी वजह से पॉलिशिंग मटेरियल के लिए भी काम आ जाता है, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप एंड पॉलिशिंग मटेरियल ड्यू टू ग्रीटी नेचर। अब डायनोफ्लैजिलेट्स पे आते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, ये क्या है, ये भी मोस्टली मरीन है, वो भी मोस्टली मरीन थे, क्राइजोफाइट डायटम्स, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर वैसे दो ग्रुप थे, डायटम्स और डेस्मिड्स। बाकी जो मेन दो क्या कहते हैं, क्राइजोफाइट्स में दो चीज़ें थी, ठीक है, ये दो चीज़ें थी, बट ये जो डिटेल यहाँ पे हमने पढ़ी है वो सारे डायटम्स की पढ़ी है। डेस्मिड्स के बारे में बस आप इतना याद रखना है कि गोल्डन कलर की होती है, इसलिए हम इसे गोल्डन एल्गी कहते हैं। अब आगे आ जाते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स में हैबिटेट मोस्टली मरीन है, सेल वॉल सेलुलोज से बनी है और स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट है ना, जो सेलुलोज होती है ना वो सेलुलोजिक प्लेट की फॉर्म में होती है। अच्छा, ठीक है, और इसके पास दो फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली लाई करता है और एक ट्रांसफर, दोनों इक्वल साइज़ के होते हैं बट दोनों की पोजीशन अलग अलग होती है। तो होता क्या है इसमें कि जैसे मान लो कि ये मान लेते हैं कि ये डायनोफ्लैजिलेट्स है। तो डायनोफ्लैजिलेट्स जो है ना इसमें, डायनोफ्लैजिलेट्स जो है इसमें, इसके अंदर ऐसे इसके पास ये ऐसे इसकी सेल वॉल होगी, सेल वॉल प्लेट की फॉर्म में होती है, ठीक है, ऐसे होगी, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे होगी। अब ये स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट है। अब प्लेट के बीच में आपको गैप दिख रहा है, और ये जो गैप है ना, ठीक है, ये गैप से क्या होता है कि दो फ्लैजिला ऐसे निकलेगा, एक तो लॉन्गिट्यूडनली निकलेगा और एक ट्रांसवर्सली निकलेगा, ठीक है। और जो ये गैप होता है ना प्लेट के बीच में, इसे फरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फरो। तो ये फरो से निकलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखेंगे क्या चीज़ है कि दो फ्लैजिला है, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, वन लाइज ट्रांसवर्सली इन द फरो बिटवीन वॉल प्लेट के फरो से निकलते हैं, ठीक है, जो गैप है उसका। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ है क्योंकि प्लांट लाइक है। अच्छा, ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं ना, येलो कलर, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू और रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। जो उनसा अगर मान लो कोई ग्रीन है तो ग्रीन पिगमेंट इसमें ज़्यादा होगा, ब्राउन है तो ब्राउन पिगमेंट ज़्यादा होगा, उस हिसाब से। अच्छा, कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ना वो टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं पानी के अंदर, ठीक है। और ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो होता है वो मरीन एनिमल्स को, जैसे कि फिशेस को अफेक्ट करती हैं और किल करती हैं।
और अगर ये टॉक्सिक सब्सटेंस ह्यूमन के अंदर आ गया तो जिसकी वजह से ह्यूमन के अंदर क्या हो जाता है, ह्यूमन को क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। ह्यूमन में ये कैसे आ सकता है, थ्रू फूड चेन, मतलब फिश में गया, फिश को ह्यूमन ने खा लिया तो फिर ये टॉक्सिक सब्सटेंस ह्यूमन के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से ह्यूमन को पैरालिसिस हो जाएगी। अब आता है इसमें गोनियोलॉक्स, इसका एक एग्जाम्पल है। डायटम्स वगैरह के तो कोई एग्जाम्पल अपनी एनसीईआरटी ने दिए नहीं है, ठीक है, बट इसका एग्जाम्पल डायनोफ्लैजिलेट्स का एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो ही हमें याद रखना है, ठीक है। रेड डायनोफ्लैजिलेट, ये रेड कलर का डायनोफ्लैजिलेट्स होता है और ये रेड टाइड करता है। ये क्या करता है, वाटर सरफेस पे वाटर सरफेस पे क्या करते हैं, ये बहुत ही रैपिड मल्टीप्लिकेशन करके वाटर सरफेस पे फैल जाते हैं। और रेड कलर के हैं इसलिए वाटर का कलर हमें रेडिश अपीयरेंस देता है। और ये जो रेडिश अपीयरेंस होगा ना वाटर का, इसी को हम रेड टाइड बोलते हैं। तो अगर पूछेगा रेड टाइड किसकी वजह से होता है, दैट इज़ गोनियोलॉक्स। क्या है रेड टाइड, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करके वाटर सरफेस पे, सी वाटर पे फैल जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं रेड टाइड। इसके बाद आता है यूग्लिनॉइड्स, इसका हैबिटेट मोस्टली ये फ्रेश वाटर है, स्टेगनेंट वाटर है, मतलब ऐसा पानी जो ठहरा हुआ होता है वहाँ मिलेंगे। सेल वॉल इसके पास एब्सेंट होती है, तो याद रखेंगे इसके पास सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। अच्छा, इनके पास क्या होता है कि जैसे इनके पास सेल वॉल तो नहीं है, बट सेल वॉल की जगह इसमें एक अलग से एक लेयर पाई जाती है, बट वो सेल वॉल नहीं है, जिसे हम पेलिकल कहते हैं, और जो इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। और पेलिकल जो है एक प्रोटीन रिच लेयर है, जिसे हमने पेलिकल बोला, और पेलिकल जो है इनकी बॉडी को क्या करेगा, फ्लेक्सिबल बनाएगा। फ्लैजिला इनके पास भी दो होता है, बस फ़र्क ये होता है कि यहाँ पे पोजीशन हमें याद नहीं रखनी, हमें याद रखना है इसका साइज़। एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। अगर मान लो ये ऐसे करके ये मैंने मान लो कि ये एक मैंने यूग्लिनॉइड्स बनाया, तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसे लॉन्ग होगा और एक शॉर्ट फ्लैजिला होगा, ठीक है। न्यूट्रिशन, हाँ न्यूट्रिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। न्यूट्रिशन इसका मिक्सोट्रॉफ है, क्यों, क्योंकि जब सनलाइट होता है तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में ऑटोट्रॉफ बन जाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट जब नहीं मिलता तो ये हेटरोट्रॉफ बन जाते हैं। हेटरोट्रॉफ में क्या बन सकते हैं, या तो प्रीडेटर बन जाएंगे या सैप्रोफाइट बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए दोनों तरह के न्यूट्रिशन है, इसलिए इसको मिक्सोट्रॉफ कहते हैं। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो इनके पास पिगमेंट होना चाहिए। तो अपनी एनसीईआरटी बताती है कि यूग्लिनॉइड्स के पास जो भी पिगमेंट होता है ना, वो आइडेंटिकल होता है किसके, पिगमेंट प्रेजेंट इन द हायर प्लांट। जो हायर प्लांट है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वगैरह, ठीक है, उनके अंदर जो पिगमेंट होता है वही सेम पिगमेंट इनके अंदर आइडेंटिकल पिगमेंट देखने को मिलता है यूग्लिनॉइड्स के अंदर। और चाहिए किस लिए, लाइट को ट्रैप करने के लिए। तो इनके अंदर वही क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी वगैरह वगैरह चाहिए। तो पिगमेंट का नाम नहीं लिखा अपनी एनसीईआरटी ने, बट ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यूग्लिना जो है ना, कनेक्टिंग लिंक है किसका, प्लांट और एनिमल का। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कुछ प्लांट के फीचर है, कुछ एनिमल के फीचर है। अब देखो प्लांट के फीचर क्या हो गए, ऑटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट तो यही हो गया कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इनके पास पिगमेंट है, ठीक है। तो एनिमल के फीचर क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है ना, देखेंगे तो सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। तो ये मतलब कहने का मतलब है इसमें प्लांट एनिमल के दोनों के फीचर है, इसलिए इसका एग्जांपल, यूग्लिनॉइड्स का एग्जांपल यूग्लिना है, और जो कि कनेक्टिंग लिंक है किसका, प्लांट और एनिमल का। इसके बाद आता है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स को हम सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट कहते हैं। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट में क्या होता है, बॉडी मूव्स, अच्छा है, ये अपनी एनसीईआरटी लिखती है कि अच्छा ये फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। इससे पहले जो हमने 3 पढ़े वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। ये बॉडी मूव अलोंग द डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। अब इसको अगर हम देखें तो ये इसकी एक साइकिल होती है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जैसे मान लो ये क्या कहते हैं कि ये ना जो होते हैं ये, जैसे मान लो ये एक ट्विग है, ट्विग मतलब टहनी, ठीक है। तो ये इसके ऊपर लगे रहेंगे, इसी को डिकम्पोज करेंगे, इसी से न्यूट्रिशन लेंगे, इसी को न्यूट्रिशन लेंगे। तो ये टहनी है, वही मान लो ये हो गए इसके ये स्लाइम मोल्ड्स। मल्टी न्यूक्लिएट होता है बट यूनिसेलर होता है, याद रखना। फिर ये क्या करते हैं, ये ऐसे ही न्यूट्रिशन लेते रहेंगे, और ये इसी के ये जो ट्विग है इसी के ऊपर ये रहेंगे, और ये ऐसे मूव करते रहेंगे। तो ये क्या होगा, जब इससे न्यूट्रिशन लेंगे तो ये बहुत ग्रो अप टू सेवरल फीट, कई सेवरल फीट तक क्या कर जाते हैं, ये फैल जाते हैं, है ना। और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इन्हें हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है या जो ये जो स्टेज है, इसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम एक ऑर्गेनिज्म होता है जो आगे आएगा, जो कि मलेरिया कॉज करता है। बट प्लाज्मोडियम यहाँ पर क्या है, ये एक स्टेज है, ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स की, जो मल्टी न्यूक्लिएट होता है और ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ होता है, ठीक है। तो उसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। अब ये क्या करेगा, अच्छा ये सारी चीज़ें कब होती है, ये सारी चीज़ें फेवरेबल कंडीशन में होती है। किस में होती है, फेवरेबल कंडीशन में होती है। फेवरेबल कंडीशन में अब देखो वो प्लाज्मोडियम रहेगा, सेवरल फीट तक ऐसे फैल जाएगा।
अब क्या होगा, जैसे ही अनफेवरेबल आएगा ना, अनफेवरेबल कंडीशन आएगी ना, अनफेवरेबल कंडीशन, तो ये क्या करता है, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है और ऐसे स्ट्रक्चर में चला जाता है जो उस अनफेवरेबल कंडीशन को में सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि प्लाज्मोडियम सर्वाइव नहीं कर सकता। तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम फ्रूटिंग बॉडी। क्या कहते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी जो होता है ना, वो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। तो फ्रूटिंग बॉडी है और फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे कुछ स्पोर्स वगैरह प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे। और स्पोर्स जो हैं वो एयर करंट के थ्रू, एयर करंट के हवा से इधर उधर डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे इधर उधर डिस्पर्स हो जाएंगे। तो हुआ क्या, पहले फेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं। प्लाज्मोडियम मतलब कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, और ये इसके बाद जैसे ही अनफेवरेबल आएगा, ये क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे जो उस अनफेवरेबल कंडीशन को में सर्वाइव कर सके, उसे हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। और जब ये फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे स्पोर भी बनता है, तो इसका जो फ्रूटिंग बॉडी और स्पोर जो है वो दोनों के दोनों अनफेवरेबल कंडीशन में अनफेवरेबल कंडीशन से रेजिस्टेंट होते हैं, एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं, कई साल तक सर्वाइव कर पाते हैं। अब ये स्पोर ये बन गया। अपनी एनसीईआरटी ने कहानी यहीं पे ख़त्म कर दी है। और एक चीज़ और याद रखना है आपको कि देखो, स्पोर्स जो होता है ना, स्पोर्स के पास सेल वॉल पाई जाती है। देखो, स्लाइम मोल्ड्स के पास सेल वॉल नहीं होती है, बट इसका जो स्पोर होता है इसके पास सेल वॉल होती है, और ये सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। बाकी वैसे नहीं होती, बट इसकी स्लाइम मोल्ड्स के पास वैसे सेल वॉल नहीं होती, बट इसके स्पोर्स के पास होती है, ठीक है। अब देखो, मैं थोड़ा सा एक चीज़ और रिवाइज़ करा देता हूँ आपको कि जब हमने मोनेरा पढ़ा, तो मोनेरा में क्या होता है, मोनेरा में 3 ग्रुप पढ़े थे हमने, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल स्यूडोमरीन, यू बैक्टीरिया की सेल वॉल न्यूरीन या पेप्टाइडोग्लाइकेन, या फिर उसी को लिख सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड या अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। फिर आ गया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में अगर हम देखें तो प्रोटिस्टा में जो है सबसे पहले क्राइजोफाइट्स, जिसके अंदर डायटम्स की सेल वॉल हमें याद रखनी थी, जो कि बनी होती है सिलिका से। फिर पड़ा डाइनोफ्लैजिलेट्स की सेल वॉल, अभी आया था, सेलुलोज से बनी थी। फिर हम ये आ गए यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स के पास जो है वो सेल वॉल नहीं थी, इसके पास एब्सेंट थी। अब हम पढ़ रहे हैं स्लाइम मोल्ड्स, इसके पास भी सेल वॉल नहीं होती है, बट इसका जो स्पोर वाली स्टेज होती है, इसके पास सेल वॉल पाई जाती है, जो कि सेलुलोज से बनी होती है। अब इसके बाद आएगा प्रोटोजोआ, उसके पास भी सेल वॉल नहीं होती है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये जो सेल वॉल है, अब ये अपनी एनसीईआरटी ने इसकी कहानी यहीं पे ख़त्म कर दी है, तो मैं आगे नहीं जा रहा। वैसे आगे भी इसको कनेक्ट करके हमें यहाँ पे लाना होता है, पूरी साइकिल को कंप्लीट करना होता है, बट अभी हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देखेंगे क्या लिखा है, अभी आपको याद रखना है कि फेवरेबल में क्या बनता है, अनफेवरेबल में क्या बनता है। तो देखो क्या लिखा है, अंडर फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, है ना। फेवरेबल कंडीशन में ये एग्रीगेशन बनाते हैं, मतलब आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और प्लाज्मोडियम बनाते हैं। तो प्लाज्मोडियम कौन सी कंडीशन में बनता है? फेवरेबल कंडीशन में। विच मे ग्रो एंड स्प्रेड अप टू, कब तक, कहाँ तक? सेवरल फीट तक फैल जाते हैं। अब जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाएगा, बट चेंज हो जाएगा किसके अंदर, और क्या बना लेगा? फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा? फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर विच बियर स्पोर्स एट देयर टिप, ठीक है, तो उसके टिप पर स्पोर्स आएगा। स्पोर्स पजेस ट्रू सेल वॉल, जो कि किससे बनी है? सेलुलोज से। फ्रूटिंग बॉडी एंड स्पोर्स आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। क्यों? देखो, ये दोनों अनफेवरेबल में बन रही है, इसका मतलब जो फ्रूटिंग बॉडी है और स्पोर्स जो है वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती हैं और सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, कई साल तक ये सर्वाइव कर जाती है अंडर एडवर्स कंडीशन में। एडवर्स मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में। स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट से डिस्पर्स होती है। अब आगे प्रोटोजोआ पे, ये सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ होते हैं, या तो ये प्रीडेटर्स होंगे या पैरासाइट होंगे। अच्छा, प्रीडेटर को ही हम फ्री लिविंग भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, हाँ, अपनी एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है प्रोटोजोआ के बारे में कि बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं एनिमल्स की, मतलब जो भी एनिमल्स हैं उन सबसे पुराने रिलेटिव्स जो हैं एनिमल्स के कौन है? प्रोटोजोआ, ठीक है। इसकी 4 क्लासेस हैं। किस बेसिस पे बांटी गई है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे बांटी गई है, कि लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब जो लोकोमोशन में, मतलब मूवमेंट में के लिए यूज़ होती है। तो सबसे पहले अमीबॉइड प्रोटोजोआ, इसका लोकोमोटरी ऑर्गन सूडोपोडिया है, जिसे हम फॉल्स फिट कहते हैं। ये लोकोमोशन के साथ साथ कैप्चरिंग ऑफ फूड में भी हेल्प करता है। अब अमीबॉइड प्रोटोजोआ में आइदर फ्री लिविंग होगा या फिर पैरासाइट होगा, सुना ही बात। अब इसमें क्या है, इसमें एग्जाम्पल जो होगा, ठीक है, प्रोटोजोआ में पहली क्लास पढ़ रहे हैं हम, अमीबॉइड प्रोटोजोआ, लोकोमोटरी ऑर्गन सूडोपोडिया, आइदर फ्री लिविंग होंगे इसके मेंबर या फिर पैरासाइट होंगे। इसका एग्जाम्पल है अमीबा या फिर अमीबा। पहला हो गया अमीबा,
जो कि फ्री लिविंग होता है, और एक होता है एंट अमीबा जो कि पैरासिटिक होता है। अब नीट वाले बच्चों को तो ये पता ही होगा कि 12वीं क्लास में एंट अमीबा हिस्टोलाइटिक का एक ऑर्गेनिज्म दे रखा है जो कि एक डिजीज़ करता है अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री, और स्प्रेड होता है किसके थ्रू, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होता है। अब एक चीज़ और अपनी इंसाइटी ने लिखा है कि जो अमीबॉइड प्रोटोजोआ होते हैं ना, और वो मरीन फॉर्म है, मान लो वो मरीन वाटर में रहते हैं, तो अमीबॉइड प्रोटोजोआ जो मरीन फॉर्म है उनके पास सिलिका की शेल होती है, सेल वॉल नहीं है, बस एक कवरिंग है, सिलिका की शेल्स होती है, ठीक है, उसके सरफेस पे प्रोटेक्शन की काम आती है और कुछ नहीं। ये याद रखें, लाइन याद रखनी है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला होगा। अब इसमें भी वही है, या तो फ्री लिविंग होंगे या पैरासाइट होंगे। इसके दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, ट्रिपैनोसोमा और लिशमेनिया। ट्रिपैनोसोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ये डिजीज़ अफ्रीका में होती है, अफ्रीकन्स को होती है। और ट्रिपैनोसोमा एक पैरासाइट है, इसका एक वेक्टर है, मतलब कि जो इसे ट्रिपैनोसोमा को ह्यूमन के अंदर लेकर जाएगा। एक फ्लाई है, सीसी फ्लाई, ब्लड सकिंग फ्लाई है। मान लो ये फ्लाई है, और फ्लाई जो है इसमें फ्लाई जो है इसके अंदर जो है ट्रिपैनोसोमा है, और ये हमें मान लो बाइट करेगा, ट्रिपैनोसोमा जो है चला गया, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से CNS वगैरह अफेक्ट हो जाता है। तो जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो ह्यूमन है, वो क्या करेगा फिर, मतलब वो लेटा, मतलब ऐसा लगता है कि वो हमेशा सो रहा है ना, क्योंकि थोड़ा कॉन्शियस लेवल वगैरह ये सारी चीज़ें कम हो जाती है धीरे धीरे, तो इस वजह से, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, स्लीपिंग सिकनेस। तो एक ये याद रखेंगे, ट्रिपैनोसोमा क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। सीसी फ्लाई ब्लड सकिंग फ्लाई है, ठीक है, इसका वेक्टर है। अब लिशमेनिया है, ठीक है, ये काला आजार, पता ही है आपको, काला आजार, ब्लैक फीवर, ठीक है, या फिर लिशमेनियासिस या डमडम फीवर। डमडम क्यों, क्योंकि कोलकाता में एक जगह है, ठीक है, उसका नाम है डमडम। तो वहाँ पे क्या हुआ था, एक बार ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गया था, फैल गया था, तो इसलिए वहाँ पे इस फीवर को डमडम फीवर रख दिया था ना। तो ये कुछ नाम है, लिशमेनिया कॉज ये करता है, इसमें जो इसका वेक्टर है वो सैंड फ्लाई है। अच्छा, ये स्लीपिंग सिकनेस अफ्रीका में क्यों होती है, इंडिया में क्यों नहीं होती, क्योंकि इसका जो वेक्टर है वो सीसी फ्लाई, वो इंडिया में नहीं पाया जाता इसलिए। सीलिएटेड प्रोटोजोआ, इसका लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया है, इसमें भी या तो फ्री लिविंग मेंबर आएंगे या फिर पैरासाइट आएंगे, और एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होंगे। मान लो ये ऐसे करके अपनी इंसाइटी में फोटो दे रखी है, ठीक है, इसके अंदर हजारों से ऐसे छोटे छोटे सीलिया होते हैं, ऐसे छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, समझ बात नहीं। तो ये जो है इसकी हेल्प से ये मूव करते हैं, एक्टिवली मूविंग है ना, क्योंकि इनके पास सीलिया है, खुद मूव करेंगे, है ना, तो अपने एफर्ट से मूव करेंगे, तो एक्टिवली मूविंग है, ठीक है। इसके बाद क्या है, दे हैव ए कैविटी कॉल्ड गल्लेट दैट ओपन आउटसाइड द सेल सरफेस। अच्छा, जो ये होते हैं ना सीलिएटेड प्रोटोजोआ, इनके पास क्या होता है, ऐसे करके मान लो ये डायग्राम बना रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई कैविटी होगी, इसके थ्रू फूड वगैरह की एंट्री होगी, और ये जो कैविटी है, ठीक है, इसी को गल्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गल्लेट बोलते हैं, ठीक है। तो बस याद रखना, दे हैव ए कैविटी कॉल्ड गल्लेट दैट ओपन आउटसाइड द सेल सरफेस, ठीक है। और इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। अच्छा, पैरामीशियम इसका एग्जांपल है, और इसको स्लीपर एनिमल क्यूल कहते हैं। स्लीपर मतलब, क्योंकि जो इसकी फ़ोटो देखोगे आप एनसीईआरटी में, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा स्लीपर है, ठीक है, स्लीपर जैसा जो चप्पल होती है उस जैसी फ़ोटो दिखेगी आपको। एनिमल क्यूल, एनिमल छोटे छोटे एनिमल्स हैं, तो इसलिए। स्पोरोजोआ क्या है, स्पोरोजोआ लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें एब्सेंट होता है। देखो, ये नहीं कहना कि इसका लोकोमोटरी ऑर्गन स्पोर होगा, नहीं, एब्सेंट होता है। तो देखो, इनके सबके पास तो क्या था, लोकोमोटरी ऑर्गन था। इसके पास सूडोपोडिया था, इसके पास फ्लैजिला था, इसके पास सीलिया था, ठीक है, और इसके पास क्या है, लेकिन एब्सेंट है। तो ऑल आर पैरासाइट, क्योंकि देखो लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है तो फ्री लिविंग तो हो ही नहीं सकते, सारे के सारे मेंबर इसके क्या होंगे, पैरासाइट। उनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन था तो वो या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर पैरासाइट हो सकते हैं, बट यहाँ पर तो नहीं है, तो ये सारे के सारे मेंबर क्या होंगे, पैरासाइट होंगे। दे हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस। अच्छा, ये जो स्पोरोजोआ होते हैं, इनके पास एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस होती हैं जो इन्फेक्शन कॉज करेगी, है ना। ये जो हम हैं, इसमें जब प्लाज्मोडियम पढ़ेंगे, इसकी डिजीज़ पढ़ेंगे, मलेरिया, तो वहाँ पे आएगा। दे हैव इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ साइकिल में स्पोर लाइक स्टेजेस पाई जाती है। एग्जाम्पल इसका क्या है, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया कॉज करता है। इसका वेक्टर है फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, यानी ये बाइट करेगी। अगर इसके अंदर प्लाज्मोडियम हुआ तो ये ह्यूमन के अंदर, ये प्लाज्मोडियम जो है ह्यूमन के अंदर चला जाएगा, तो जिसकी वजह से ह्यूमन को क्या हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। तो यहाँ पे हमने किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम किंगडम फंजाई को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।